गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम जो आपका आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट, जिसमें 5512 पदों के लिए परीक्षा कराई जानी है, उसके मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। दो बुक्स मैं इसमें कवर करूंगा। एक चक्षु पब्लिकेशन की है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद एक यूथ की करेंगे जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। तो पहले इस वाली बुक को देखेंगे, यूथ वाली को। ये आपका पूरा सिलेबस है जो मैंने डाला है। इसमें मैं आपको मैप्स वगैरह भी लगाकर दिखाऊंगा पूरे, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ 100 प्रश्न ही नहीं, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपकी तैयारी को अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से पूरा सेटअप है। हिंदी के आपके 30 प्रश्न है, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 प्रश्न है, सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न है, कंप्यूटर के 15 प्रश्न है और उत्तर प्रदेश के 20 प्रश्न है। मैंने आपको पिछली बार सामान्य बुद्धि परीक्षण नहीं कराया था, तो मैं 85 प्रश्न आपको हर सेट में कराऊंगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह देने में बहुत टाइम जाता है, तो वो उस सेक्शन को मैं इतना कवर भी नहीं करता हूँ। इसके मैं सारे आपको आंसर्स बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसको आप कवर कर लीजिएगा अपने तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट, सबसे पहला सेक्शन है हिंदी, लेखन और योग्यता। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस आपका एक सिलेबस में है। रस के टोटल आपके 4 अंग माने जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पहला है स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये टोटल 4 आपके रस के अंग होते हैं। और अगर आप अगला क्वेश्चन ही देखेंगे तो रस की डेफिनेशन आपको वहां से मिल जाएगी। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में काफी जगह रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा श्रृंगार रस, वियोग रस, इस तरीके के कई रस होते हैं। तो टोटल हिंदी भाषा में 9 रस माने गए हैं। लेकिन अगर आप पी.एन. पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक पढ़ेंगे तो उस किताब में आपको 11 रसों का उल्लेख मिलेगा। मैं सारे रसों का नाम बता देता हूं। श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये टोटल 11 रस पृथ्वीनाथ पांडे सर अपनी किताब में बताते हैं। वैसे 9 ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, 2 बाद में इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें पहला है वात्सल्य और दूसरा है भक्ति रस। तो ये 2 रस बाद में ऐड हुए हैं। अगला देखते हैं, इसमें से कौन सा शब्द आपका विदेशी नहीं है? तो जो कान शब्द है ये विदेशी शब्द नहीं है। कान आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण शब्द इसका तत्सम होता है, तो ये तद्भव शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है ऋषि, ऋषि इस तरीके से लिखा जाएगा। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य किस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे आधा, पूरा, उल्टा सीधा, इसके बीच में आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं या युग्म या जोड़े के रूप में जो शब्द यूज किए जाते हैं उसमें इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से इसको लगाया जाता है। योजक चिन्ह का ये साइन है। अगला, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मुंडेर आपने देखा होगा, खेतों में जो मुंडेर होती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। नकेल कसना, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बटेर भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यहां पर जो पुल्लिंग शब्द है वो है अंधेरे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य है, वाक्यों का कई तरीके से क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। तो ये 8 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो ये टोटल 8 तरीके के आपके अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं। ये देखिए, योजक चिन्ह इसे ही बोला जाता है जो अपोजिट शब्द के बीच में यूज होता है, हमने ऊपर देखा था। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अभिज्ञ होता है जो जानता हो किसी चीज को, और अनभिज्ञ जो किसी चीज को ना जानता हो, कि मैं तो इस तथ्य से अनभिज्ञ हूं, आपने सुना होगा। तो ये ऑप्शन सी इसका यहां पर सही होगा। योजक चिन्ह याद रखिएगा, युग्म शब्दों के बीच में यूज किया जाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? जो संधि का क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से किया जाता है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि। तो इसमें स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादि संधि, यण संधि और गुण संधि। तो ये 5 प्रकार की आपकी स्वर संधि होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले उस सेट्स में हम इनके प्रश्न भी देखेंगे। पाप का विलोम शब्द क्या है? तो पाप का विलोम है
पुण्य। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, ठीक है। कुतुबन ने मिर्गावत लिखी है, ये भी ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, ये भी ठीक है। मंझन चित्रावली, तो देखिए मंझन की रचना नहीं है, ये उस्मान की रचना है, ठीक है। उस्मान ने ये लिखी है आपकी, इसको याद रखिएगा। 1613 में ये किताब लिखी गई थी। उस समय भारत में किसका शासन था? 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन था, या मुगल काल चल रहा था, उनके शासनकाल में ये लिखी गई। अगला, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ होता है गुण के विपरीत आपका नाम होना, तो गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही। नीचे दिए गए मुहावरों में और उनके सही अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ठीक है। आंच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ठीक है। आसन डोलना, विचलित ना होना, ये गलत है। आसन डोलना, विचलित होना, ठीक है। इसका ये उल्टा दिया हुआ है, विचलित होना इसमें आएगा, तो यही आपका सही है, क्योंकि इसमें से यही जोड़ा गलत है। आसमान टूट पड़ना यानी गजब का संकट पड़ना, ये भी ठीक है। 14, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो मैंने आपको यहां पर बताया था, यहां पर योजक चिन्ह आएगा, ठीक है, योजक चिन्ह। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये गलत है, एक आध बात और देखने में आती है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, तो यहां पर ये जो शब्द है, ये वाक्य माफ कीजिए, ये बिल्कुल सही है। मैं इस बात को कहने में किसी को संकेत नहीं होगा, इस बात को आएगा यहां पर, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर ठीक होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो इसमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? धूप में नहीं चला जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। अगर बात करें वाच्य की, तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए भाववाच्य किसे कहा जाता है? भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि क्रियाओं में ना तो कर्म की प्रधानता है और ना ही कर्ता की प्रधानता है, बल्कि किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है, ठीक है। फिर बता देता हूं, वाच्य के आपके 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया में ना तो कर्ता की प्रधानता है और ना ही कर्म की प्रधानता है, बल्कि किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। इसीलिए धूप में नहीं चला जाता, इसमें आपका भाववाच्य है। अगर भाववाच्य के कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो उससे नहीं लिखा जा सका, ये भाववाच्य का उदाहरण है। मुझसे नहीं चला जा सका, ये भी आपका भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे चलते हैं। राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है? देखिए ये प्रश्न आपके जरूर बनेंगे, पिछली बार भी ये प्रश्न इससे बना था, इस बार भी जरूर आएगा। तो देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कि ये होगा, भविष्य में कुछ हो रहा है, तो देखिए भविष्य नहीं है, ये जो एग्जाम्पल है ये है संदिग्ध वर्तमान का। देखिए संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? क्रिया का वह रूप होता है जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह पाया जाए। तो जैसे राम खाता होगा, रजनी खेलती होगी, वह घूमने जाता होगा, यह इस तरीके के जो वर्तमान काल में अगर आपको संदेह पाया जाए तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान होगा। तो आपका जो राम खाता होगा इसमें संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भविष्य मत लगाइएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो पृष्ठ होता है आपका, ठा आएगा ठेले वाला। पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त इस तरीके से लिखा जाता है। प्रदर्शनी, तो देखिए ये, और ब्रज भाषा, प्रदर्शनी देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। दर्शन वाला प्रदर्शनी, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ब्रज भाषा आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कभी कभी ब्रज में आपको नीचे ऐसे दे देगा, वो आपका गलत है, ठीक है। इसमें इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो संबंध बोधक शब्द है इसमें बिना। देखिए संबंध बोधक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूं, संबंध बोधक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे बिना, जो आपको सवाल में दिख रहा है, पास, इसके अलावा आगे,
इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये संबंध बोधक शब्दों में आते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा आपका दत्तक। दंपति आपके पति पत्नी के जोड़े को बोला जाता है। इसमें देखिए जो ऑप्शन सी है ये भी आपका एग्जाम्स में पूछता रहता है आपसे, दत्तचित्त। दत्तचित्त उसको बोला जाता है जो किसी काम को चित्त या मन लगाकर करता है, या दूसरे शब्दों में किसी काम को पूर्ण लगन के साथ करना, उसके लिए यूज किया जाता है दत्तचित्त। इसके अलावा देखिए एक शब्द और होता है इसी की तरह, दुचित्तता। दुचित्तता देखिए क्या होता है, जिसका जो चित्त है या मन है वो किसी एक काम में या एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसे बोलते हैं दुचित्तता। तो ये कुछ शब्द आपके एक्स्ट्रा हो गए। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस में तद्धित प्रत्यय आपका लगा है? देखिए सबसे पहले बात करें अगर प्रत्यय की, तो आपको पता होगा दो होते हैं, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग वो होते हैं जो आपका शब्द से पहले लगते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद लगते हैं। तो यहां पर पूछा है प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय के देखिए कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें आपका एक है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय उन्हें कहा जाता है जो धातुओं को छोड़कर, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय सामान्य भाषा में कहते हैं। और इसमें जो आपको वार्षिक दिखाई दे रहा है यह है आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण। इसके अलावा इसी तरह और देखें तो कार्मिक, तार्किक, सांप्रदायिक, दार्शनिक, ये सारे आपके तद्धित प्रत्यय के और उदाहरण हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, मिठास, खटास, कड़वाहट, चिकनाहट, ये सारे आपके तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मैंने आपसे कहा था शब्द के पहले लगने वाले, इसमें यह शब्द जो बना है सम प्लस योग, तो सम इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा। 23वां देखते हैं, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर यानी ऑफिस ऑर्डर में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो ये राइट बॉटम में आपका आता है, यानी दाहिने हाथ की तरफ नीचे की ओर, तो आपका नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन ए यहां पर आपका ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अल्पज्ञ का क्या होगा आपका? सर्वज्ञ, यानी जो कम जानता हो और जो सब कुछ जानता हो, या इसका बहुज्ञ भी हो सकता है, तो बहुज्ञ भी मानते हैं। यहां पर आपका सर्वज्ञ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर बात करें अभिज्ञ की, तो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछता रहता है। कृतज्ञ का क्या होता है आपका? कृतज्ञ। 25वां देखते हैं, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी अगर आप शब्द देखेंगे ये इकारांत शब्द है, मतलब बड़ी ई से इसका अंत हो रहा है। इकारांत शब्दों का जो बहुवचन बनता है वो उसके अंत में या लगाकर बनता है। या देखिए यहां पर चंद्र बिंदु आएगा, या ये वाला नहीं आएगा, ये गलत है, चंद्र बिंदु के साथ आपको लगाना होगा। तो खूंटियां जो शब्द है ऑप्शन सी, ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, इसमें चंद्र बिंदु है, ऑप्शन सी आपका। अगर बात करें इकारांत की, यानी छोटी ई वाला है, उसका भी यही सेम रूल है। जैसे पंक्ति, पंक्ति का क्या होगा? पंक्तियां। अगर होगा तिथि, तिथि का तिथियां, रीति, रीतियां, तो दोनों को आप याद रखिएगा, इकारांत और इकारांत दोनों में आपका अंत में या लगाकर बहुवचन बनेगा। अगला देखते हैं आप, पैसेज है, इस संसार की यही रीति है, सत्यवादी मारा जाता है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व ग्रीस देश में एक दार्शनिक रहा करता था, उसका नाम सुकरात था। उसकी बातें सीधी, सच्ची पर तीखी होती थी। समाज उन्हें सह नहीं सका और उसे कानूनी आज्ञा का पालन करते हुए विष का प्याला पीना पड़ा। इसी प्रकार तत्कालीन शासन सत्ता तथा सामाजिक और धार्मिक दुराचारों के विरुद्ध आवाज उठाने पर ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा। सलीब पर से ईसा का यह आर्तनाद आज भी गूंज रहा है, हे प्रभु, हे पिता, तुम हमें क्यों भूल गए हो? सांप्रदायिक विष को शांत करने और लोगों में सांप्रदायिक उद्भावना फैलाने के लिए गांधी जी अपने जीवन की बाजी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरे और अंत में उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा। इन दृष्टांतों की पुनरावृत्ति अभी हाल ही में अमेरिका में हुई है। वहां के काले लोगों को उनके रंग और जाति के दुर्व्यवहारों से मुक्ति दिलाकर समाज में समुचित स्थान दिलाने का डॉक्टर किंग ने अहिंसक आंदोलन खड़ा किया था। यहाँ पर बात हो रही है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। उन्होंने चाहा कि अमेरिका के गोरे लोगों में हृदय परिवर्तन हो और वे नीग्रो अमेरिकनों को नौकरी में और सामाजिक प्रतिष्ठा में वही स्थान पाने दें जो श्वेत अमेरिकनों को मिलता है। लेकिन उसको भी निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। उनकी मृत्यु हो गई थी।
आज संसार के सामने वही पुराना प्रश्न फिर से खड़ा हो गया है कि क्या दुनिया में सच कहने वालों का और इंसाफ मांगने वालों का इसी प्रकार अंत होता रहेगा? क्या आपसी विद्वेष को समाप्त करने की संभावना इससे दुनिया में सबको पसंद नहीं हो सकेगी? जरा सोचिए, यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक हुआ तो मनुष्य जाति का भविष्य कितना निराशाजनक होगा। तो यहाँ पर सत्य की बात हो रही है कि लोगों में सच सुनने की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है और वर्तमान और पास्ट को इससे कनेक्ट किया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा क्योंकि, तो अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो ये लाइन उसमें क्लियरली आई थी, सांप्रदायिक विष शांत करने व सांप्रदायिक सद्भावना फैलाने के कारण। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। अगला, डॉक्टर किंग को प्राणों का मूल्य किस लिए चुकाना पड़ा? तो अगर आपने पैसेज ठीक से पढ़ा हो उसमें एक लाइन आई थी, निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य मार्टिन लूथर किंग को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ईसा का आर्तनाद कहां से गूंज रहा है? तो ईसा का आर्तनाद अगर आपने पढ़ा होगा सलीब पर से गूंज रहा है। ऑप्शन सी। सुकरात को विष का प्याला क्यों पीना पड़ा? सुकरात को विष का प्याला इसलिए पीना पड़ा क्योंकि उनकी जो सीधी सच्ची और तीखी बातें थी वो समाज समझ नहीं पाया। ऑप्शन बी। बात करें 30 ग्रीस देश के एक दार्शनिक का क्या नाम था? तो हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में था सुकरात। ऑप्शन सी। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए इसके मैं आपको आंसर बता देता हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन उसका टाइप करके दे दूंगा। ठीक है, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं सारे। अगर बात करें 31वें का, 31 का ऑप्शन है सी, 32 का है आपका सी, ताश में जैसे जोकर ऐसे ही पुस्तक में आवरण या कवर। अगला 33वां, AEIM, ये वाला जो आपका सिलोजिज्म वाला प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो 34 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। 35वें का आंसर है ऑप्शन सी। 36वें का आंसर है ऑप्शन बी। 37वें का आंसर है, ये तो मैंने कल सॉल्व किया था, 12 7 19 और 11 इसका 30 योग आ रहा है, 14 10 24 और 36 इसका योग आ रहा है। तो यहाँ पर 13 9 22, 22 में क्या जोड़ेंगे 30 आएगा, 8 आप जोड़ेंगे तब 30 आएगा, तो 8 इसका आंसर है। 38वां, ये आपका डायरेक्शन का प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। उनतालीसवें की अगर बात करें, 39वें का ऑप्शन है डी। 40वें का ऑप्शन है डी। ए देखिए पूरी स्पेलिंग में कहीं है ही नहीं, तो ए डेट तो आप बना ही नहीं सकते, सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी चित्राकृति द्वारा प्रश्न की आकृति पूरी होती है? ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको यहां पर इस तरीके से मिला देंगे, ऑप्शन ए। किसी में भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। 42वें का जो है वो है ऑप्शन सी। 43वें का, दर्पण रेखा MN पर रखा जाए तो इसमें पूछा है इसका इस तरफ आपका क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो 43 का जो है वो है ऑप्शन बी। 44वां देखते हैं कितने त्रिभुज हैं, जो इसमें टोटल 7 त्रिभुज हैं। 45वें की बात करें तो 45वें का आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, अगर आपको किसी भी इन 15 प्रश्नों में डाउट हो प्लीज फिर से कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन आपको या तो टेलीग्राम में या इसी कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अब देखते हैं सामान्य जानकारी यानी जीएस, जिसके आपके ब्रीफ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इंडियन म्यूजिक जो अपना ओरिजिन ट्रेस करता है कहां से करता है? तो जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद में देखिए जो ऋग्वेद में आपकी ऋचाएं हैं, सूत्र हैं, उन्हीं को म्यूजिकल फॉर्म में यानी किस टोन में उसको पढ़ा जाएगा वो सामवेद में जिक्र किया गया है। अगर बात करें टोटल हमारे कौन कौन से वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। ठीक है, अब बात करते हैं, हर वेद के साथ आपने देखा होगा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न आपका बहुत पूछता रहता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ऋग्वेद के साथ अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे हमारा इस प्रश्न का आंसर सामवेद है, तो सामवेद के 2 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसका नाम है तैत्रेय ब्राह्मण और शातपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये प्रश्न फिर से बता रहा हूं, बहुत पूछता है। तो 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है तैत्रेय ब्राह्मण और दूसरा शातपथ ब्राह्मण। इसको याद रखिएगा।
और सामवेद के जो एक्सपर्ट ऋषि होते थे, यानी इसके मंत्रोच्चारण को जो पढ़ने में जिन्हें जो पारंगत लोग थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोलते थे उदागात्री या उदगात्री। उदागात्री, UDAGATRI, उदगात्री उनको बोला जाता था। ऐसे ही ऋग्वेद के जो एक्सपर्ट थे उनको क्या बोलते थे? उनको होत्री बोला जाता था, HOTRI, होत्री। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, लगातार पूछता रहता है। बात करें टोटल अगर इसमें कितने स्रोत हैं, तो टोटल लगभग इसमें 1810 स्रोत हैं आपके सामवेद। तो भारतीय संगीत का अधिग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ग्रंथ देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद रखिए, यूपी PCS में भी पूछ चुका है, और जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है हो सकता है आपसे पूछ ले। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा या लिपि में लिखे गए हैं? तो भाषा थी इसकी प्राकृत, और लिपि थी आपकी ब्राह्मी। अब लेकिन यहां पे देखिए कुछ और भी चीजें हैं जो हमें सिर्फ एक चीज नहीं रटनी। अशोक के जो हमें शिलालेख हैं वो हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग लिपि में मिलते हैं। जैसे जो इंडियन मेनलैंड है, भारत का जो मेन एरिया है, वहां पर हमें ये ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, उत्तर पश्चिम में देखेंगे, तो वहां के जो हमें लिपि मिलती है वो मिलती है खरोष्ठी। ठीक है, वहां पर हमें खरोष्ठी लिपि मिलती है। और यहां पर जो इनकी लैंग्वेज मिलती है वो कौन सी मिलती है? अरामाइक लैंग्वेज। ठीक है, फिर बता देता हूं, भारतीय जो मेन एरिया है वहां पर हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि मिलती है। उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे वहां पर आपको खरोष्ठी लिपि मिलेगी और अरामाइक भाषा मिलेगी। एक प्रश्न इससे बहुत बनता है, एकमात्र अशोक का जो शिलालेख है वो कौन सा है जो हमें द्विभाषी है या दो भाषाओं में देखने के लिए मिलता है? वो है आपकी कांधार स्क्रिप्ट या कांधार लेख। जो कांधार है अफगानिस्तान में, वहां पर से हमें अशोक का एक शिलालेख मिला है जो ग्रीक और अरामाइक, ठीक है, ग्रीक भाषा और अरामाइक दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, कांधार एडिक्ट। अशोक के जो हमें शिलालेख मिलते हैं वो मुख्य रूप से 4 देशों में देखने के लिए मिलते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 4 देशों में हमें मुख्य रूप से शिलालेख इसके मिलते हैं। अगर बात करें अशोक का सबसे लंबा शिलालेख या सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो रॉक एडिक्ट आपका 13वां, जो 13वां शिलालेख है, ये लॉन्गेस्ट शिलालेख है। और ये इंपॉर्टेंट एक वजह से और क्यों है, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, वो भी आपका जो वर्णन है वो हमें रॉक एडिक्ट 13 में ही मिलता है, और सबसे लंबा भी यही है। अशोक के ज्यादातर शिलालेखों में हमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिय प्रियदर्शी देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक शिलालेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्की का। मास्की कर्नाटक में स्थित है, यहां पर शिलालेख में अशोक का नाम हमें अशोक ही देखने के लिए मिलता है, इसको भी याद रखिएगा। मोस्टली हमें देवनाम प्रिय प्रियदर्शी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रुम्मिंदेई पिलर एडिक्ट है, जो बताती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और अशोक ने इस जगह को विजिट किया और यहां पर जो टैक्स था उसको कम कर दिया। एक प्रश्न और पूछता है, सबसे पहले अशोक की ब्राह्मी जो लिपि थी इसको किसने पढ़ा है? तो सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा है। तो ठीक है, यही सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके अशोक से संबंधित हैं, जो हमने इस पूरे क्वेश्चन में देखे। आगे चलते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो कौन से ज्वालामुखी लगातार आपके चर्चा में रहते हैं या लगातार जिनमें विस्फोट होता रहता है? तो जो आपके जागृत ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, इसमें आपका लगातार विस्फोट होता रहता है। सबसे फेमस रीजन ज्वालामुखियों का कौन सा है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये आपका जो पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर से लेकर पूरी बेल्ट बनी हुई है, वो सबसे ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है, यानी वहां पर प्लेट्स लगातार मूव करती रहती हैं। और प्लेट्स जब मूव करती हैं तो आपको पता है जो लावा है वो धरती के अंदर से बाहर निकलकर ज्वालामुखी का जो मुख होता है, वेंट होता है, वहां से बाहर निकलता है और उसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। अभी देखिए हाल ही में बहुत सारे ज्वालामुखी चर्चा में है। मैं फटाफट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी आपको करा देता हूं। एक है आपका इबू ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में है। एक है ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी, ये इक्वेडोर में है। एक पूरा आपका क्षेत्र है कैंपी फ्रेगेई रीजन, ठीक है, ये कई सारे ज्वालामुखियों का क्षेत्र है कैंपी फ्रेगेई रीजन। ये कहां पर है? ये आपका इटली में स्थित है। इटली का जो नेपल्स शहर है उसके पास ये स्थित है कैंपी फ्रेगेई रीजन। यह कई सारे ज्वालामुखियों का क्षेत्र है। तो ये अभी कुछ ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। एल निनो जलधारा कहां प्रकट होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मुख्य रूप से बोला जाता है एनसो, इंग्लिश में बताता हूं आपको, एल निनो सदर्न ऑस्किलेशन। तो देखिए एल निनो तो सवाल में है ही, सदर्न ऑस्किलेशन मतलब क्या होता है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसका उदय होता है। जो आपका पेरू का तट है
वहां से ये ऑरिजिनेट होती है। मैं आपको पूरा मैप में देकर समझाता हूं। ये पूरा आपका पेरू तट पर निकलती है। अगर आप यहां पर पूरा मैप देखेंगे, ठीक है, ये आपका है पेरू, ठीक है, पेरू, ये आपका इक्वेटर है। ये जितना ओशियन है ये है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यही ये वाला जो कोस्ट है, यहीं से आपकी एनसो यानी एल निनो ओरिजिनेट होता है। और ये देखिए यहां पर ही इसी पेरू के कोस्ट पे आपने महासागरीय धाराएं सुनी होंगी। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ठंडी, एक होती है गर्म। तो ये जो पेरू वाला कोस्ट है, यहां पर एक धारा बहती है, पेरूवियन करंट इसको बोलते हैं, पेरूवियन, या इसका दूसरा नाम है हमबोल्ट, ठीक है। हमबोल्ट महासागरीय धारा ये एक ठंडी जल धारा है और ये पेरू के कोस्ट पर ही बहती है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के कोस्ट पर आपका ब्राजीलियन करंट या ब्राजीली महासागर धारा बहती है, जो एक गर्म धारा है, इसको भी याद रखिएगा, वो इस कोस्ट पर बहती है, ये आपका ब्राजील है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये पूरा निकलता है। और जो हमने पिछला प्रश्न देखा था, जो मैं आपको कह रहा था कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वो पूरी जो वॉल्केनो की बेल्ट है वो ये है पूरी, यहां से होकर ये पूरे इस एरिया में आती है। यहां पर आपका फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, जापान है, ठीक है, ये पूरा यूएसए वाला एरिया है। यहां पर भी आपको सारे जितने एक्टिव ज्वालामुखियां देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपका ये वाला रीजन बहुत एक्टिव है, ये है इटली, ठीक है, या साउथ यूरोप वाला या दक्षिणी यूरोप वाला जो रीजन है, ये काफी एक्टिव है ज्वालामुखी वाली एक्टिविटीज के क्षेत्र में। इसको याद रखिएगा, ये इसे बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फायर मतलब जो ज्वालामुखी में विस्फोट होते हैं, इस वजह से इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। और ये पूरे अर्ध सर्कल के रूप में है, इसलिए इसका ये नाम निकल कर आया है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। गणतंत्र होता है, तो देखिए जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक में जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट उसका फीचर है जो भारत में है, क्योंकि अगर भारत की आप प्रियम्बल या प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा जाता है भारत को, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो गणराज्य या गणतंत्र का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जो है वो हेड है इलेक्टेड, यानी हमारे यहाँ जो चुनाव होता है कंट्री के हेड का, वो चुनाव से होता है, ना कि हेरेडिटरी है, मतलब आनुवांशिक वो पोस्ट नहीं है। उनको राजतंत्र बोला जाता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आपने देखा होगा संसद है, लेकिन वहां पर जो हेड है वो हेरेडिटरी हेड है, यानी वंशानुगत शासन वहां पर चलता है। तो गणतंत्र का सबसे बड़ा जो फीचर है वो यही है, जो कंट्री का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी लोगों द्वारा चुना जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहां पर क्या होगा आपका राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो, तो आपका ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। जो मैंने अभी बताया आपको, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको इसी ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। पहले जो हमारा संविधान था उसमें ये शब्द नहीं थे, बाद में कुछ शब्द जोड़े गए हैं जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो शब्द आपके, और इंटीग्रिटी, बल्कि 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये हमने कौन से देश से अडॉप्ट की है, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। बात करें अगर क्या ये लीगली एनफोर्सिएबल है, जी नहीं, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। इसके लिए अगर आप इनको लेकर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सिएबल कोर्ट में नहीं है। ये राज्यों को केवल एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना पर आधारित है। तो अनुच्छेद मैंने बता दिए। शुरू के देखिए, भाग 1 से भाग 4A तक आप जरूर याद कर लीजिए, वो लगातार पूछता रहता है। भाग 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी राज्य और उसके क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता या सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या है, 13 से 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, इसमें फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 4A, इसमें क्या है, इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य हैं, जो हमने 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़े हैं। ओरिजिनली 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन से सन 2002 में एक नया हमने जोड़ा है, तो अब टोटल इसमें 11 है।
ये सारे कुछ इससे संबंधित फैक्ट हो गए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर जोड़ी गई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मुद्रास्फीति किस कारण होती है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन कब आपका होगा, जब आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत बढ़ने लगेगी, यानी जो मनी की सप्लाई है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तरलता बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए देखिए आरबीआई क्या करता है, जब भी आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आरबीआई मार्केट से पैसा निकालता है। मार्केट से पैसा निकालता है तो लोगों के पास पैसा कम बचता है, लोग कम खर्च करते हैं, तो इस वजह से लगातार कीमतें अपने आप नीचे आ जाती हैं। लेकिन बहुत कम इन्फ्लेशन भी बेकार है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन हमेशा इसको लिमिट में रहना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या कहा आपसे, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, अगर आपके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए तो आपको इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, यानी औद्योगिक वित्त मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस, यानी जो इंडस्ट्री को फाइनेंस करता है, तो आपको पता होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का लीडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करता है। बाद में 2004 में इसका नेचर बदल दिया गया है। तो भारत में सबसे स्थापना कब हुई है, 1964 में, और ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस के क्षेत्र में। आइसोटोन क्या होते हैं, अगर आइसोटोन की बात करें, 3 होते हैं, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर समान होता है लेकिन उनके प्रोटॉन का जो नंबर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, समान संख्या में न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी जो आपका है ये आपका ठीक होगा। फिर बता देता हूं, आइसोटोन्स वो होते हैं वो एटम्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल 15 फास्फोरस 31 और 16 सल्फर 32। अब इसमें देखिए क्या है, दोनों के पास 16 न्यूट्रॉन है, लेकिन इसमें जो प्रोटॉन है वो क्या है, इसके पास 15 प्रोटॉन है, इसके पास 16 प्रोटॉन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 फास्फोरस 31, दोनों का प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉन दोनों में 16 है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें इसी की तरह 2 और होते हैं, देखिए वो बहुत पूछता है, आइसोबार और आइसोटोप। आइसोटोप जिन्हें हिंदी में आप समस्थानिक बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, समस्थानिक एक ही तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, आइसोटोप होते हैं समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। दूसरे क्या होते हैं, आइसोबार। आइसोबार मतलब आइसोबार उन्हें बोला जाता है जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है लेकिन जो मास नंबर है या भार है वो समान होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आर्गन का 18, आर्गन 40, इसका देखिए परमाणु क्रमांक 18 है। अगला अगर मैं आपको बताऊं पोटेशियम, पोटेशियम का 19 है और इसका जो भार है वो 40 है, तो दोनों ये क्या हुए, ये समभारिक हुए, यानी 40 इनका भार है, इसका भी 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है, 18 और 19, ये याद रखिएगा। आइसोबार देखिए एक चीज को और बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैप में आप समान दाब वाली लाइनों को जोड़कर एक आभासी लाइन बनाएं, यानी ऐसी रेखा जो समान दबाव वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, उसको क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। तो केमिस्ट्री में अलग है और ज्योग्राफी में अलग है। 55, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो ANB याद रख लीजिए, ANB, A मतलब 0, N मतलब न्यूट्रल 7, B मतलब 14। अगर आप 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो बेस मतलब आप क्षार की तरफ चलेंगे, और अगर 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो आप अम्ल की तरफ चलेंगे। ANB ये इसका कोड है। N मतलब न्यूट्रल, 7 पर न्यूट्रल रहता है, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षार की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्ल की तरफ। अगर बात करें अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है तो कितना होगा, 7 से कम होगा। अब इसमें देखिए 2 सवाल बहुत पूछता रहता है, दोनों बता देता हूं। एक पूछता है आपसे HCl या गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि ये हमारे पेट में होता है और खाने को पचाने में बहुत यूज करता है, इसका अम्लीय मान कितना होता है। और दूसरा पूछता है ब्लड का, खून का पीएच मान कितना होता है। ये रिपीटेड प्रश्न है दोनों। अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड का लगभग होता है 7.35 से 7.45, यानी देखेंगे आप 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी स्लाइटली एल्कलाइन, यानी हल्का सा क्षार की तरफ होता है ब्लड का। अब बात करें अगर HCl की, तो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग देखिए एसिड होता है, नाम में ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी जो देखिए पीएच वैल्यू इसीलिए होती है काफी कम, 1.5 से 3.5, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो ये सारे आप याद रखिएगा, ब्लड और इसका दोनों का जरूर याद रखिए। ब्लड का हल्का सा क्षार की तरफ होता है और HCl नाम से ही सजेस्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये बहुत कम होता है 7 से। आगे चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि देखिए स्पेशली अगर आप पहाड़ पर चलेंगे, क्योंकि पहाड़ पे स्टीप स्लोप होता है यानी चढ़ाई होती है, तो पीछे की तरफ हम थोड़ा गिरते हैं, तो हम स्टेबिलिटी के लिए यानी स्थायित्व के लिए हम आगे की तरफ थोड़ा सा झुककर चलते हैं। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यानी स्थायित्व के लिए हम थोड़ा आगे की ओर झुककर चलते हैं। ये प्रश्न भी देखिए बहुत एग्जाम्स में पूछता रहता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदलेगा? बिल्कुल नहीं। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बिल्कुल ठीक है। देखिए दो क्वांटिटी होती है, एक होता है मास या द्रव्यमान, एक होता है आपका वेट या भार। ठीक है, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W = m × g। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी पर है वो अलग है, चंद्रमा पर है वो अलग है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की तुलना में, वो पृथ्वी की तुलना में मात्र 1/6 है। तो अब आप सोचिए, जब आप द्रव्यमान है, द्रव्यमान से कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान मान लीजिए अगर 50 किलो का कोई पिंड है चंद्रमा पर, तो उसको अगर आप लेकर आएंगे पृथ्वी पर, तो क्या उसके भार में फर्क होगा? जी उसके भार में जरूर फर्क आएगा, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला है उसमें जी आता है। जी जब दोनों का अलग अलग है तो जी में इसमें हमें फर्क जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो वेट में अंतर होगा लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। और वेट में अंतर क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा पर दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण अलग है। पृथ्वी पर यह 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, चंद्रमा पर मात्र इसका 1/6 है। आगे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? तो टमाटर देखिए जो है ये एक्चुअल में फ्रूट नहीं है, स्यूडो फ्रूट का उदाहरण है। अमरूद, सेब, आम ये सारे ही फल के उदाहरण है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? तो देखिए आपको पता होगा कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भूमि का अपर्दन आपका होता है, तो ये अपर्दन के उदाहरण है। वायु से, हवा से भी कटाव होता है जो आपको राजस्थान वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। ये ज्यादातर हमें वहां देखने के लिए मिलता है जहां पर फॉरेस्ट कवर काफी कम होता है, ठीक है, या जहां पर वेजिटेशन बहुत कम होता है। और वाटर हम आपको ये कहां पर देखने के लिए मिलेगा? ये भी कहीं ना कहीं जहां पर बहुत हैवी रेनफॉल होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है। अगर पहाड़ों की ढलानों पर फॉरेस्ट कवर कम है तो वहां पर भी आपको जल अपर्दन देखने के लिए मिलेगा। तो अपर्दन का ये उदाहरण है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं उससे रेशम निकालने की प्रक्रिया सेरीकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी फसलों के कल्चर को कहा जाता है। एपीकल्चर देखिए जो मधुमक्खी जहां पर पाली जाती है उस एरिया को बोला जाता है एपियरी। ठीक है, तो एपियरी मधुमक्खी से संबंधित है, तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खियों से ही संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। अगर बात करें पिस्ली कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आम भाषा में इसको फिश कल्चर या फिश फार्मिंग बोला जाता है, यानी ये मछली पालन से संबंधित है। तो सारे मैंने आपको बता दिए। दो मैंने क्वेश्चन डाले थे अभी कुछ दिन पहले, एक था बहुत इंपॉर्टेंट, नीडोलॉजी। नीडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन कहलाता है नीडोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। नीडोलॉजी पक्षियों के घोंसलों का, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का। मिर्मिकोलॉजी किसका कहलाता है? मिर्मिकोलॉजी कहलाता है चींटियों का अध्ययन। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इनमें से कौन है? तो देखिए जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और फिर यही जो एनर्जी होती है ये अलग अलग पोषण स्तरों के थ्रू दूसरे जानवर को ट्रांसफर होती है। तो हरे पौधे पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का सीधे सीधे उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक DBMS है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये UPSSC ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो दोनों तरफ इसमें 15-15 प्लेयर होते हैं। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए हाल ही में अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज चर्चा में है, करंट अफेयर्स में है। अभी एक राइटर है जेनी एर्पेनबैक और उनके साथ जिसने इनके नोवेल को ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन। इन दोनों को एक पुस्तक है कैरोस, इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी दिया गया है। ये पिछले ही महीने चर्चा में था। राइटर है जेनी एर्पेनबैक और इस बुक को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश भाषा में माइकल हॉफमैन ने। राइटर है जर्मन आपकी है, ठीक है। तो ये अभी स्टोरी लगातार चर्चा में रही है, तो इसको आप याद रखिएगा। अरुंधति राय को ये मिला है 1900
97 में, 1997 में। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था? तो जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था वो कर्नाटक में उपस्थित एक साम्राज्य था और इसकी स्थापना की थी दांती दुर्ग ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर बात करें इनकी राजधानी की, तो राष्ट्रकूट की राजधानी थी मन्यखेत। मन्यखेत या मलखेड़ इसको बोला जाता है, जो मॉडर्न डे आपका शोलापुर है महाराष्ट्र का, वहां पर ये उपस्थित थी इनकी राजधानी। अगर बात करें इसका, देखिए एक रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोघ वर्ष, आपने नाम भी सुना होगा। अमोघ वर्ष जो है वो इसी के राजा थे। इसके अलावा एक राजा और इनके बहुत फेमस है, कृष्ण प्रथम, क्योंकि जो एलोरा की गुफाओं में पत्थर को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है वो कृष्ण प्रथम ने कराया है। 2 से 3 बार आपका विभिन्न एग्जामों में प्रश्न ये पूछ चुका है। तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे, उन्होंने एलोरा की गुफा में उसको काटकर, चट्टानों को काटकर निर्माण कराया था कैलाश मंदिर का। बात करेंगे दांती दुर्ग की। दांती दुर्ग से एक प्रश्न आपका पूछता रहता है कि इनमें से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक आपका कर्मकांड या यज्ञ किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक जो यज्ञ किया था वो दांती दुर्ग ने ही किया था, इसको याद रखिएगा। 2 से 3 बार ये पूछ चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, अमोघ वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अमोघ वर्ष के बारे में एक प्रश्न ये पूछ चुका है कि इनमें से कौन से राष्ट्रकूट राजा का जन्म छावनी में हुआ था या मिलिट्री कैंप में हुआ था? तो जो अमोघ वर्ष है इनका जन्म मिलिट्री कैंप में हुआ था। इनके पिताजी उत्तर भारत से लड़ाई लड़कर वापस आ रहे थे, पिताजी थे इनके गोविंद तृतीय, तो उसी दौरान इनका जन्म हुआ था इसमें मिलिट्री कैंप में या छावनी में। इसके अलावा अगर बात करें, एक प्रश्न इनसे और पूछता रहता है कि इनमें से किसने जल समाधि लेकर अपना जीवन त्यागा था? तो यह भी माना जाता है एक स्टोरी के अनुसार कि अमोघ वर्ष ने अपना जीवन जल समाधि लेकर त्यागा था। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? तो देखिए डिस्क संरचना का जो आपका ऑर्डर होता है वो होता है सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा। इनमें से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो एंड्रॉइड देखिए गूगल का है, क्रोम गूगल का है, जीमेल है, आईओएस आपका एप्पल का, ठीक है, एप्पल का प्रोडक्ट है। आईओएस मतलब जो एप्पल के फोन आते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आईओएस ही होता है। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? वीडियो अपलोडिंग होती है, वीडियो डाउनलोडिंग हो जाती है, वीडियो सर्चिंग आप सर्च करते हैं, वीडियो एनालिसिस यहां पर नहीं होता। रोबोटिक का ज्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोबोटिक्स वगैरह का बहुत यूज होता है। जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं वो वेल्डिंग करती हैं, असेंबलिंग करती हैं। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो बारकोड रीडर। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी के हार्डवेयर से जोड़ता है? तो कौन से इसमें बाकी के जो हार्डवेयर हैं वो कौन जोड़ेगा? तो जो मदरबोर्ड होगा आपका। मदरबोर्ड इज बेसिकली या पीसीबी, यानी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उसको होल्ड करता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सबको पता होगा। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। बाकी का जो पूरा जिनको हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और मोस्टली आपको पता है सारा काम कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, बाकी और भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो देखिए कंप्यूटर में प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें कुछ नीडल्स वगैरह लगी होंगी या और भी किसी तरीके का इक्विपमेंट होगा, वो रिबन के ऊपर इंपैक्ट या बार बार हिट करेगा। लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बिना हिट करे प्रिंटिंग करते हैं। तो इसमें जो इंकजेट प्रिंटर है ये NI यानी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। सबसे पहले यही याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, इसमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है और ये कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से आपका प्रिंटिंग करता है। अगला जो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, यानी ये जो रिबन होगा आपका इंक वाला रिबन होगा उसमें पंच करेगा। इसमें कई सारी पिंस होती हैं छोटी छोटी जो प्रिंटर हेडर पर लगातार हिट करती रहती हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? तो देखेंगे आप विंडोज, लिनक्स, ओरेकल और डॉस। तो इसमें से जो आपका
डॉस है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज आपको पता ही है, विंडोज 10, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल आपका डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? SUOP पूछ रहा है, और एक होते हैं MUOP। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए जो यूनिक्स है और जेनिक्स है, सॉरी माफ कीजिए, जो आपका जेनिक्स है और MS DOS है, यानी MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ही आपके A और C सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है MS एक्सेल, ऑप्शन बी। साधारणतः फुटर कहां पर प्रिंट होता है? तो आपने अगर MS वर्ड में काम किया हो इस तरीके से, यहां पर आप लिखते हैं, ऊपर होता है आपका हेडर, जहां पर आप अपने टाइटल वगैरह लिख सकते हैं, या और आपको कुछ इंटरेक्टिव बनाना होता है, जैसे मैं लोगो वगैरह डालता हूं, और ये होता है आपका फुटर। तो ये आपको हर पेज पर दिखाई देगा, जिसमें नंबरिंग वगैरह रहती है, चैनल का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सभी पृष्ठों पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसका मार्जिन वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP या IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर इसके साथ S लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर, यानी जो सिक्योर वेबसाइट होती है उसमें आपको HTTPS दिखा मिलेगा। और जब आप सर्च करेंगे तो देखिएगा जो सिक्योर वेबसाइट होती है उसमें ये HTTPS ग्रीन कलर का आप होने लगा है, अगर आप क्रोम वगैरह में काम करते हैं। इसका मतलब है ग्रीन मतलब एक तरह से सिक्योर साइट है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? तो सिंपल सा है, www.localshops.com। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी की। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी रहे हैं? तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न भी देखिए सेम प्रिंट हो गया था तो मैंने वो हटा दिया है। 83, ये आपका जूनियर असिस्टेंट का जो अभी अगस्त में पेपर हुआ है 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक जोन विद्यमान है। तो देखिए टोटल 31 जोन हमने नोटिफाई किए हुए हैं। ठीक है, नोटिफाई हमने टोटल 31 जोन किए हुए हैं, जिसमें से आपके 9 अभी ऑपरेशनल है, यानी 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैं बता देता हूं आपको, पूरा मैंने चेक किया है अभी वेबसाइट से, यूपी इन्वेस्टर समिट की। तो देखिए इसमें 4 जो हैं आपके ये हैं नोएडा में, 3 है आपके ग्रेटर नोएडा में, 1 है आपका मुरादाबाद में, क्योंकि मुरादाबाद आपका क्या कहलाता है? ब्रास सिटी कहलाता है या पीतल नगरी कहलाता है। यहां से हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत सारा एक्सपोर्ट आपका मुंबई होता है, मुंबई से फिर आपका विदेशों में वो सप्लाई किया जाता है, तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और इसके अलावा एक आपका जोन है खुर्जा में। खुर्जा आपको पता है पॉटरी वगैरह का बहुत बड़ा केंद्र है, तो वहां से भी काफी एक्सपोर्ट होता है। तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका यहां पर बनाया गया है। तो टोटल ये 9, 4 3 7 8 9, ये 9 अभी वर्तमान में ऑपरेशनल है, 31 टोटल नोटिफाई किए गए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई है? तो 1090, ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। देखिए महोत्सव बहुत आते रहते हैं, मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। वहां पर जितने भी उत्तर प्रदेश में महोत्सव होते हैं, 2 फोटो मैंने उसमें लगाए हैं, दोनों फोटो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके आराम से सारे महोत्सव उसमें कवर हो जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पूरा आपको मैप में दिखाकर समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर अगर आप इसका आंसर सीधे पहले देख लेते हैं तो जो सीतापुर जिला है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। टोटल नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, तो वो हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, ये है हमारा नेपाल। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी 1 2, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, 5वां बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और 7वां महाराजगंज। तो ये टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए नॉर्थ से साउथ मैंने क्यों मैप दिखाया है, एक बार पूछ लिया था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम लगाइए, तो इसी ऑर्डर में आप इसको याद कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ, या फिर उत्तर से दक्षिण कह रहा हूं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, माफ कीजिए,
वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, इनका क्रम आप याद कर लीजिए। अगर आपसे कहीं से भी पूछे, ईस्ट से वेस्ट पूछे या वेस्ट से ईस्ट पूछे, इसको आप याद या आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, टोटल 7 जिले हैं और जो टोटल हमारी लंबाई है नेपाल की सीमा के साथ वो है लगभग आपकी 590 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रख, सॉरी 580 किलोमीटर, 580 किलोमीटर्स। तो ये सारे फैक्ट्स कुछ इससे संबंधित हो गए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो इसमें से आप देखेंगे जो बलिया जिला है, और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। ठीक है, इसके बारे में पूरी अभी बात मैं आपको बताता हूँ, पूरे फैक्ट्स हम इसमें देखेंगे कि सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी कौन कौन सा है। तो इसका मैप हम फिर से देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपका बिहार का बॉर्डर है और ये है आपका बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अब बात करें अगर प्रश्न से दूसरा बनाना होगा तो क्या बनाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बताइए। तो सबसे पश्चिमी जिला अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां पर अगर आपको दिखाई देगा ये वाला पॉइंट है, ये सबसे पश्चिम है, तो यानी शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे पश्चिमी जिला है। अब बात करें अगर सबसे उत्तरी जिले की, तो सबसे उत्तरी जिला आपको ऊपर दिख रहा होगा नॉर्थ में, यह है आपका सहारनपुर। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। और अगर बात करें सबसे दक्षिणी जिले की तो वो आपको यहां से नीचे मैप में मैं दिखा देता हूं कौन सा है। सोनभद्र जिला आपका दक्षिणी जिला होगा। ये आपका सोनभद्र है दक्षिणी जिला, सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है। अब एक बार और पूछ लिया था कि सोनभद्र की जो सीमा है कितने अलग राज्यों से लगती है, तो टोटल 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? तो उत्तर प्रदेश की 4th रैंक है देश में। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और 4th आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से कितना रैंक है? जनसंख्या की दृष्टि से हमारी 1st रैंक है भारत में। अब जब हमने डिस्ट्रिक्ट देखे हैं तो एक चीज और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है, या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आपको फोटो में ही दिख रहा होगा, सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटे की बात करें तो वो है आपका हापुड़। ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। हापुड़ जो है ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। इनको याद रखिएगा। अब ऑप्शन में आपको अलग अलग दिखा देगा तो वो आप उस तरह से मैनेज कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहां उगाया जाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें वैसे तो कमीशन ने आंसर इसका सहारनपुर और मेरठ माना है, तो लेकिन ये आंसर वैसे गलत है। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा आपका नींबू उगाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन कमीशन ने इसका आंसर ये माना है सहारनपुर में ऑरेंजेस बहुत होते हैं। ठीक है, नींबू तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो संतरों का प्रमुख उत्पादक शहर है वो सहारनपुर है, इसको आप याद रखिएगा। ये प्रश्न भी आया हुआ है इसलिए आपको मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इससे 2 प्रश्न आपके बनते हैं। एक पूछता है शस्य जलवायु क्षेत्र या एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? ये हैं आपके 9। अगर आपसे पूछे इकोलॉजिकल जोन्स, यानी इकोलॉजिकल जोन्स यानी उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा 20। दोनों प्रश्न आए हुए हैं, दोनों मैंने आपको यहां पर बता दिया। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपका वुड कार्विंग या लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी के लिए। और इंपॉर्टेंट क्यों है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला यही है। चूड़ियां के लिए कौन सा फेमस है आपका? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोजाबाद शहर की स्थापना की गई है। इत्र और सुगंध कन्नौज। कालीन बनाना भदोही। अगला, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल आया था अक्टूबर 2023 के डेटा के अनुसार। अक्टूबर 2023 तक जो टॉप अभी एक्सपोर्टर है सर्विसेज में वो है तमिलनाडु। रैंक 1 तमिलनाडु की है, 2nd रैंक है आपकी उत्तर प्रदेश की, 3री रैंक है कर्नाटक की। ठीक है, तो ये 3 लेटेस्ट डेटा मैंने आपको बता दिए। बिजनेस स्टैंडर्ड के दिसंबर के एक आर्टिकल में ये अभी आया था लेटेस्ट कि अक्टूबर तक जो तमिलनाडु है वो रैंक 1 पर है, उसके बाद यूपी का नंबर है, फिर कर्नाटक। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा शहर फेमस है? आपको पता होगा, ग्रेटर नोएडा। यहां पर ही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है।
या टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कहा भी जाता है लखनऊ का चिकन खाने वाला और जो कारीगरी वाला है दोनों ही बहुत फेमस है। तो लखनऊ का आपका ये फेमस कला है। बात करें मुरादाबाद की, मुरादाबाद आपका ब्रास सिटी या पीतल नगरी इसको कहा जाता है, धातु शिल्प के लिए फेमस है। इसके धातु शिल्प को जीआई टैग भी मिला हुआ है। मेरठ आपका, मेरठ फेमस है कैंचियों के लिए, एक तो कैंची और दूसरा स्पोर्ट्स गुड्स या खेल के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रयागराज, इलाहाबाद। अगर बात करें ओडीओपी की तो मैं इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उत्तर प्रदेश की उससे कनेक्ट करके पढ़ा देता हूं। प्रयागराज का एक प्रोडक्ट है मुंज, MUNJ। मुंज एक जंगली घास होती है जो प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में बहुत मिलती है, इसीलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत अच्छी है। इसीलिए यहाँ पर मुंज प्रोडक्ट, मुंज उत्पाद को ओडीओपी योजना के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो प्रयागराज आपका मुंज उत्पाद या मुंज प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता होगा, चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। जरी दरदोजी आपका बरेली में बहुत होता है, ठीक है, बरेली में जरी दरदोजी का काम बहुत होता है। साड़ी किसकी फेमस है? बनारस की साड़ियां बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद कांच के उद्योग के लिए बहुत फेमस है। सीमेंट फैक्ट्रियां आपको कहां पर मिलेंगी उत्तर प्रदेश में? डल्ला चुर्क, जो मिर्जापुर वाला एरिया है आपको डल्ला चुर्क, वो वाला एरिया बहुत फेमस है सीमेंट उद्योग के लिए। ताले अलीगढ़ के बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो इंडियन ऑयल द्वारा संचालित मथुरा में ऑयल रिफाइनरी। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बात हो रही है आजमगढ़ के निजामाबाद ब्लैक पॉट्स की। और इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इसको 2015 में जीआई टैग आपका मिल चुका है। तो ये आजमगढ़ का उत्पाद है, जीआई टैग इसको मिला है। अभी देखिए हाल ही में बनारस आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, बनारस के कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिला है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरंगी बर्फी और बनारसी ठंडाई, इन दोनों को अभी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बनारस के मेटल क्राफ्ट को भी, जो धातु की ढलाई वहां पर कला है, उसको भी आपका जीआई टैग मिला है। तो तीन याद रखिएगा, तिरंगी बर्फी, बनारसी ठंडाई और आपका जो मेटल क्राफ्ट है उसको वहां का जीआई टैग दिया गया है। और जो ब्लैक पॉटरी है ये कहाँ की है? ये आपकी आजमगढ़ में एक जगह है निजामाबाद। तो अगर आपसे निजामाबाद ब्लैक पॉटरी पूछे तो वो भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से संबंधित है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए अटाला जो मस्जिद है, कुछ मस्जिद है जौनपुर में बहुत फेमस है। तो जौनपुर को क्या कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने समय में ये शिक्षा कला का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र माना जाता था और जो शेरशाह सूरी है उन्होंने भी अपनी शिक्षा वगैरह यहीं से प्राप्त की है। बात करें जौनपुर की स्थापना किसने की है? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके जो कजन ब्रदर थे, उनके बचपन का नाम था जौना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन के नाम की याद में ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर शहर प्रोमिनेंट या फिर कब ये फेमस हुआ? तो देखिए 1394 में एक वजीर हुआ करता था तुगलक वंश के टाइम में, उसका नाम था मलिक सरवार, ठीक है, मलिक सरवार। तो 1394 में मलिक सरवार ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, यानी तुगलक वंश से अलग घोषित कर दिया, और 1394 में उसने शर्की वंश की स्थापना की जौनपुर शहर में, और उनका मेन जो सेंटर था वो जौनपुर था। एक फैक्ट आपका यही बन गया सबसे पहले फैक्ट कि शर्की वंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवार ने की, 1394 में की। सेंटर कहां पर था? जौनपुर था, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा देखिए प्रश्न इससे क्या बनता है, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है अटाला मस्जिद। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वंश के रूलर थे वो है इब्राहिम शाह शर्की। अटाला जो मस्जिद है वो इब्राहिम शाह शर्की ने ही बनवाई है। इसके अलावा एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है, लाल दरवाजा मस्जिद, ठीक है, नीचे उसके बारे में भी देखते हैं, मैं बता देता हूं। लाल दरवाजा मस्जिद, जो लाल दरवाजा मस्जिद है ये बनवाई है मोहम्मद या महमूद शाह ने, महमूद शाह ने। तो ये भी जौनपुर में ही स्थित है। और एक प्रश्न इससे ये बहुत पूछता है कि इसका लास्ट रूलर कौन था? शर्की राजवंश का लास्ट रूलर था 1479 में हुसैन शाह, हुसैन शाह। ये सारे देखिए फैक्ट प्लीज याद रखिएगा, ये पूछता रहता है। मैंने कल ही रात को सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे फैक्ट्स आपके लिए तैयार किए हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जामी मस्जिद।
जामी मस्जिद, वो भी यहीं पर स्थित है। ये मोहम्मद शाह या हुसैन शाह ने बनवाई थी लास्ट में। तीनों देखिए फिर से बता देता हूं। पहली मस्जिद है अटाला मस्जिद, इब्राहिम शाह ने बनवाई है। दूसरी मस्जिद है लाल दरवाजा मस्जिद, महमूद शाह के शासनकाल में बनवाई गई। तीसरी मस्जिद थी जामी मस्जिद, जो हुसैन शाह के टाइम में बनवाई गई है। तो तीन आपकी, इनको आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे बाद में ये पूछ ले। अब इसमें देखिए एक और प्रश्न बनता है जौनपुर का, कि जौनपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के तीन शहर लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तीनों आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। इनको याद रखिए। गोमती नदी फुलहर झील या गोमत ताल से निकलती है। कहां पे है ये? पीलीभीत, एक मैदानी नदी इसको माना जाता है। तो ये फैक्ट कुछ याद रखिएगा। भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोदकर निकाले गए हैं, जो कि कहां पर स्थित है? तो कंकाली टीला आपका मथुरा में स्थित है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा जैन धर्म की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ये देखिए स्थान कब पनपा है, मैं आपको बताता हूं। जब कुषाण वंश का शासन भारत में आया था, तो कुषाण वंश की दो राजधानियां हुआ करती थी। एक हुआ करती थी पुष्कलावती, जिसको आप मॉडर्न डे पेशावर पाकिस्तान में मौजूद है उसको मानते हैं। दूसरी उनकी राजधानी मानी जाती थी कि मथुरा में थी। तो मथुरा में, और आपको पता है कुषाण वंश के टाइम से ही जो मूर्ति कला है, गांधार कला और जो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट है या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, वो डेवलप हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मूर्ति देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि कुषाण वंश का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। अगर बात करें मथुरा कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो मथुरा आपका सूरसेन, ठीक है। जो 16 महाजनपद थे, सूरसेन उसमें एक महाजनपद था। तो मथुरा इसी महाजनपद का हिस्सा था, और केवल हिस्सा ही नहीं था बल्कि इस महाजनपद की ये राजधानी था। एक प्रश्न ये पूछ लिया था कि 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद शामिल थे। तो उत्तर प्रदेश में 16 में से 8 महाजनपद शामिल थे। आगे आपको सेशंस में बताता रहूंगा। एक बस यहाँ पर फैक्ट और बता देता हूं कि 16 महाजनपद का जिक्र हमें कौन से स्रोत में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए बहुत सारे स्रोत में हमें इसका जिक्र मिलता है। दो इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा है भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है। कुछ और टेक्स्ट में हमें महाजनपद की संख्या 22 बताई गई है। पाणिनि ने भी हमें महाजनपद की संख्या 22 बताई है, लेकिन 16 ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले के या किस जिले में अत्यधिक पाए जाते हैं। तो विंध्याचल पर्वत में और मिर्जापुर में ये आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। भारत में अगर बात करें तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट सुनी होगी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज एक बहुत फेमस पैलियोबॉटनिस्ट रहे हैं वीएस वाकड़कर। तो वीएस वाकड़कर ने इन गुफाओं की खोज की थी, मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां पर भी हमें प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र दिखाई देते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स आपके इस पूरे सेशन में हमने देखे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पसंद आए हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट आपको मैं कराता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।